सोचिए, एक वक्त था जब दिल्ली का क्राउन सिर्फ मुगल एम्परर्स के सर पर होता था। मुगल एम्पायर की शान ऐसी थी कि दुनिया भर के लोग इसे देखने आते थे। लेकिन फिर एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी आई, सिर्फ बिजनेस करने, पर धीरे धीरे उनका मकसद सिर्फ ट्रेड नहीं रहा। उन्होंने भारत पर रूल करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी दुनिया के एक सबसे बड़े एम्पायर की रूलर कैसे बन गई? ये कोई सिंपल कहानी नहीं है। ये एक स्टोरी है बिट्रेयल की, डिप्लोमेसी और वॉर की। दीदी, मुगल एम्पायर इतना बड़ा और पावरफुल था, फिर भी ब्रिटिश उस पर अपना कंट्रोल कैसे जमा पाए? औरंगजेब भारत का लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था। उन्होंने एक मैसिव एम्पायर बिल्ड किया, लेकिन उनकी डेथ के बाद सब बिखरने लगा। 1707 के बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगा। जो पहले एक स्ट्रॉन्ग रूल था, अब छोटी छोटी रीजनल किंगडम्स में डिवाइड होने लगा। दिल्ली तो अब सिर्फ नाम का सेंटर बन चुका था। रियल पावर नए रूलर्स के हाथ में थी, जो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे। और इसी वक्त एक नया प्लेयर एंटर हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पर दीदी, ब्रिटिश तो सिर्फ ट्रेड करने आए थे ना, फिर इन्होंने इतनी पावर कैसे ले ली? अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, नए इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो रशीदा, शुरू में उनका सिर्फ एक गोल था, ट्रेड करना और प्रॉफिट कमाना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सिर्फ बिजनेस से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने स्वॉर्ड्स उठा ली। फिर शुरू हुआ एक गेम ऑफ स्ट्रैटेजी। एक छोटी सी कंपनी ने किंग्स और नवाब्स को आपस में लड़ाया, सीक्रेट एग्रीमेंट्स किए और धीरे धीरे अपनी पावर स्टैब्लिश कर ली। और आगे क्या हुआ? कैसे ब्रिटिश ने मुगल एम्पायर के लास्ट एम्परर को हटाकर अपनी सुप्रीमेसी प्रूफ की। ये सिर्फ पॉलिटिक्स की स्टोरी नहीं, ये एक पूरे देश की डेस्टिनी बदलने वाली एपिक टेल है। हुआ क्या कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल कैरेक्टर दिया, यानी कि सिर्फ यही कंपनी ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड करेगी। कोई और इंग्लिश कंपनी इसका कॉम्पिटिटर नहीं हो सकती। इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो भी बिना किसी कंपटीशन के। पर भारत सिर्फ ब्रिटिश के लिए ओपन नहीं था। यहाँ पहले से ही पोर्चुगीज, डच और फ्रेंच ट्रेड कर रहे थे। ये मैप देखो, ये रूट फॉलो करके ब्रिटिश ट्रेडर्स इंडिया आए। पहले अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से गुजरना पड़ा, फिर केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका का डेंजरस समुंदर क्रॉस किया और फाइनली इंडियन ओशन पार करके भारत तक पहुंच गए। लेकिन वास्को द गामा तो 1498 में आ चुका था ना? हाँ, वास्को द गामा जो एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर था, गोवा तक पहुंचा और वहां अपना ट्रेड बेस बना लिया। पर अब कंपटीशन बढ़ रहा था। अब 1700 तक डच और फ्रेंच भी इंडिया पहुंच चुके थे और सबको चाहिए क्या था? कॉटन और सिल्क, जो कि यूरोप में बहुत डिमांड में थे। दूसरा मसाले, जैसे कि पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम, सिनेमन, जो यूरोप के खाने का स्वाद बढ़ाते थे। पर सबको एक ही माल चाहिए था, तो कंपटीशन बढ़ गया, प्राइसेस बढ़ने लगे, प्रॉफिट्स गिरने लगे और जब पैसा कम होने लगा तो लड़ाई तो होना पक्की थी। यूरोप के ट्रेडर्स ने एक नया तरीका निकाला, जो भी ट्रेड करेंगे सिर्फ हम करेंगे। दूसरे ट्रेडर्स के शिप्स डुबा दिए गए, सी रूट्स ब्लॉक किए गए और फोर्ट्स बनाने लगे अपने ट्रेड को सिक्योर करने के लिए। लेकिन दीदी, ट्रेड तो शांति से भी हो सकता था ना? नहीं रशीदा, जब कंपटीशन इतना ज्यादा हो तो ट्रेड और वॉर एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। सिर्फ यूरोपियन कॉम्पिटिटर से नहीं, लोकल इंडियन रूलर से भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और यहीं से शुरू होती है एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी की सबसे बड़ी चाल। जो सिर्फ ट्रेडर थी, वो अब रूलर बनने लगी। जब ब्रिटिश ट्रेडर्स भारत आए तो उनका सबसे बड़ा सपना था एक ऐसा ट्रेड हब बनाना जहां से उनका व्यापार बिना किसी रुकावट के चले। और उन्होंने 1651 में बंगाल के हुगली रिवर के बैंक्स पर अपनी पहली सेटलमेंट स्टैब्लिश की। सेटलमेंट का मतलब यहाँ सिर्फ कोई छोटी जगह नहीं थी, ये एक वेयर हाउस था जिसमें एक्सपोर्ट के लिए माल स्टोर होता था। ये एक ऑफिस था जिसमें कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे और धीरे धीरे ये एक छोटी ब्रिटिश कॉलोनी बनने लगी।
जैसे जैसे ट्रेड एक्सपैंड होता गया, कंपनी ने लोकल मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को अपनी सेटलमेंट के पास बसने के लिए इनकरेज किया। 1696 तक उन्होंने अपनी सेटलमेंट के आसपास एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। पर दीदी, ये तो मुगल एम्पायर का एरिया था, उन्होंने रोका नहीं। एक्चुअली ब्रिटिशर्स सिर्फ ट्रेडर नहीं थे, वो एग्रीमेंट्स, मैनिपुलेशन और पॉलिटिक्स का खेल भी खेल रहे थे। 1698 में कंपनी ने मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब करके बंगाल के कुछ विलेजेस पर लैंड लॉर्ड राइट्स ले लिए। इन्हीं विलेजेस में से एक था कलिकता, जो आगे चल के कलकत्ता यानी आज का कोलकाता बना। और उसके सिर्फ कुछ साल बाद औरंगजेब ने एक फरमान इशू किया। फरमान मतलब मुगल एम्परर का एक रॉयल ऑर्डर। और इस फरमान के हिसाब से ब्रिटिश को बंगाल में बिना किसी टैक्स के ट्रेड करने की अथॉरिटी मिल गई। मतलब ब्रिटिश को फ्री ट्रेड मिल गया और बंगाल के लोग टैक्स देते रहे। बिल्कुल, और ये सिर्फ शुरुआत थी। ब्रिटिश हमेशा नए कंसेशंस लेने की कोशिश करते रहे। लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब कंपनी के ऑफिशियल्स ने प्राइवेट ट्रेड भी करना शुरू कर दिया। कंपनी का ट्रेड ड्यूटी फ्री था, पर उनके प्राइवेट ट्रेड पर टैक्स लगना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने टैक्स देने से मना कर दिया। इससे बंगाल का रेवेन्यू गिरने लगा और नवाब मुर्शिद कुली खान गुस्से में आ गए। और यहीं से शुरू होती है बंगाल और ब्रिटिश के बीच पहली बड़ी कॉन्फ्लिक्ट। जब तक ट्रेड चल रहा था, सब ठीक था। पर जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हद पार करनी शुरू करी, बंगाल के नवाब ने भी उन्हें आंख दिखानी शुरू कर दी। औरंगजेब की मौत के बाद बंगाल के नवाब ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब, जो ब्रिटिश को ज्यादा कंसेशन देने के अगेंस्ट थे। अली वर्दी खान एक और मजबूत नवाब, जिन्होंने ब्रिटिश को अपनी शर्तें इम्पोज नहीं करने दी। तीसरा सिराजुद्दौला, एक यंग और डायनेमिक नवाब, जिन्होंने ब्रिटिश का ओपन रेजिस्टेंस किया। नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने नए कंसेशन देने से मना कर दिया, कंपनी से उनकी ट्रेडिंग राइट्स के लिए हायर टैक्सेस मांगे, ब्रिटिश को अपने कॉइन्स मिंट करने से रोका और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश को नए फोर्ट्स बनाने से भी मना कर दिया। पर दीदी, नवाब को उनसे क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि वो सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे थे, वो बंगाल की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। नवाब को लगता था कि ब्रिटिश कंपनी एक बड़ा बेट्रेयल कर रही। कंपनी नए नए विलेजेस बाय कर रही थी, टैक्स देने से बच रही थी, नवाब को बेइज्जती भरे लेटर्स लिख रही थी। सिराजुद्दौला को समझ आ गया कि अगर अब ब्रिटिश को नहीं रोका गया तो वो बंगाल के असली रूलर बन जाएंगे। दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनी भी अपने हिसाब से सोच रही थी। उनको लगा कि बंगाल के नवाब उनका ट्रेड डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो चाहते थे कि बंगाल में बिना टैक्स दिए बिजनेस करें। उनको नए फोर्ट और सेटलमेंट्स चाहिए थे। जब दोनों तरफ से टेंशन बढ़ गई तो यह कॉन्फ्लिक्ट वॉर तक पहुंच गया और इस वॉर का नाम था बैटल ऑफ प्लासी। ओह, बैटल ऑफ प्लासी। भाई दीदी, ये प्लासी नाम कैसे पड़ा? एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन है पलाशी का। ये जगह अपना नाम पलाश ट्री से लेती है, जो अपने सुंदर लाल फूलों के लिए मशहूर है। यह वही पेड़ है जिसका गुलाल होली के रंगों के लिए यूज होता है। दीदी, सिराजुद्दौला को ब्रिटिश से इतनी प्रॉब्लम क्यों थी? वही सेम रीजन की वजह से, क्योंकि वो बंगाल की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे। वर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला नए नवाब बने। ब्रिटिश कंपनी उनसे खुश नहीं थी, क्योंकि वो एक पपेट रूलर चाहते थे जो उनकी हर बात माने और नए ट्रेड कंसेशंस दे। कंपनी ने सिराजुद्दौला के दुश्मनों को सपोर्ट करना चाहा, ताकि उन्हें हटाकर अपना मनचाहा नवाब बैठा सके। जब ये साजिश पकड़ी गई, नवाब गुस्सा हो गए और ब्रिटिश के खिलाफ कदम उठाने लगे। अब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए, जैसे कंपनी से पॉलिटिकल मैटर्स में दखल देना बंद करने को कहा, फोर्टिफिकेशंस रोकने को कहा, जो टैक्सेस बचते आ रहे थे उन्हें भरने को कहा। ब्रिटिश ने इन डिमांड्स को इग्नोर किया, जिसके बाद नवाब ने समझौता करने की कोशिश की, पर जब ये भी फेल हो गया तो गुस्से में सिराजुद्दौला 30,000 यानी कि 30,000 सोल्जर्स के साथ काजिम बाजार फैक्ट्री पर चढ़ गए। कंपनी के ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया, वेयरहाउस लॉक कर दिया, इंग्लिश
शिप्स को ब्लॉक कर दिया एंड देन कलकत्ता फेल अंडर नवाब्स कंट्रोल। वहीं मद्रास के ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जब सुना कि कलकत्ता हैज फॉलन तो उन्होंने तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को एक नेवल फ्लीट यानी समुद्री सेना के साथ भेजा। सिराजुद्दौला को समझौता करने के लिए मनाने की कोशिश की गई, पर जब नेगोशिएशंस फेल हो गए तो 1757 में वॉर बिकेम इनएविटेबल, यानी युद्ध होना अनिवार्य हो गया। सिराजुद्दौला की सेना बहुत बड़ी थी। उनके पास 50,000 फुट सोल्जर्स, 40 कैनन्स और 10 वॉर एलिफेंट्स थे। पर एक सबसे बड़ा धोखा उनकी हार की वजह बना, मीर जफर जो नवाब का एक टॉप कमांडर था, ब्रिटिश के साथ मिला हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने उससे वादा किया था कि अगर वो लड़ाई में नहीं लड़ेगा तो उसे नवाब बना दिया जाएगा, और यही हुआ। सिराजुद्दौला की सेना लड़ रही थी पर मीर जफर की सेना ने एक भी वार नहीं किया। ब्रिटिशर्स जीत गए, सिराजुद्दौला को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ ही समय बाद उन्हें मार दिया गया। टेल ऑफ क्लासे कंपनी की इंडिया में पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद मीर जफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन ब्रिटिश का असली प्लान बंगाल के असली रूलर बनना था। कंपनी खुद एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाना चाहती थी, वो बस ट्रेड एक्सपैंड करना चाहती थी। लेकिन जो पपेट्स नवाब थे वो भी कंपनी की हर बात नहीं मान रहे थे। जब मीर जफर ने प्रोटेस्ट किया, कंपनी ने उसे हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम ने कंपनी को चैलेंज किया तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। मीर कासिम हारा और भाग गया। फिर से मीर जफर को नवाब बना दिया गया, पर अब कंपनी उससे हर महीने 5 लाख रुपए मांग रही थी। जब मीर जफर की मौत हुई 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा अब हमें खुद नवाब बनना पड़ेगा। मुगल एम्परर ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। अब बंगाल का पूरा रेवेन्यू कंपनी के कंट्रोल में था। ब्रिटिश को अब ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं थी, वो बंगाल के पैसों से अपनी आर्मी और ट्रेड फाइनेंस कर सकते थे। कंपनी के नए फोर्ट्स और ऑफिसेस कलकत्ता में बनने लगे। ब्रिटिश के लिए अब बंगाल सिर्फ एक ट्रेड हब नहीं बल्कि एक लूटने की जगह बन गया था। ये एक सोर्स है, इसे देखो, द प्रॉमिस ऑफ रिचेस। रॉबर्ट क्लाइव का एक लेटर जो उसने इंग्लैंड के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम पिट को लिखा 1759 में। एक ट्रेड कंपनी के लिए इतनी बड़ी टेरिटरी संभालना शायद मुश्किल हो, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इन अमीर स्टेट्स का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। आप सोचिए, अगर हर साल हमें 2 मिलियन पाउंड्स का इनकम मिले और 3 बड़े प्रोविंसेस का कंट्रोल हो, तो क्या ये ब्रिटेन के लिए एक बड़ा फायदा नहीं होगा? और ये दूसरा सोर्स, द नवाब कंप्लेंट्स। 1733 में बंगाल के नवाब ने ब्रिटिश ट्रेडर्स के खिलाफ ये शिकायत की थी। जब ब्रिटिश पहली बार बंगाल आए तो उन्होंने बस एक छोटी सी जगह फैक्ट्री बनाने के लिए मांगी, पर जैसे ही उन्हें जगह मिली उन्होंने वहां एक मजबूत फोर्ट बना दिया। उन्होंने इतनी सेना जमा कर ली कि बंगाल के लोकल लोग उनके प्रोटेक्शन में चले गए। आज ब्रिटिश बंगाल से 1 लाख रुपए का रेवेन्यू ले रहे हैं, वो लूट मचा रहे हैं और हमारे लोगों को गुलामी में ले जा रहे हैं। नवाब होने का मतलब सिर्फ शक्ति और अधिकार पाना नहीं था, बल्कि एक और चीज भी थी। हर कंपनी का ऑफिसर भी प्लंडरर बनने का सपना देखने लगा। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल के असली नवाबों को जबरदस्ती अपनी जमीन और बड़ी मात्रा में वेल्थ कंपनी के अधिकारियों को देनी पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने भी भारत में अपनी अच्छी खासी फॉर्च्यून जमा कर ली। 1743 में जब वो 18 साल की उम्र में मद्रास, अब का जो चेन्नई है, वहां आया था, तब उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन 1767 में जब वो भारत छोड़कर गया तो उसके पास 4,01,102 पाउंड की रिचेस थी। जब 1764 में उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो उससे कंपनी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहा गया। पर आयरनी ये थी कि 1772 में उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने क्रॉस एग्जामिन किया गया, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा वेल्थ देखकर शक होने लगा था। हालांकि उसे दोष मुक्त कर दिया गया, यानी कि फॉल्ट फ्री मान लिया गया, पर 1774 में उसने सुसाइड कर लिया। दीदी, अगर क्लाइव इतना अमीर हो गया था तो इसका नाम इतना बदनाम क्यों हुआ? क्योंकि वो एक ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। उसने सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट के बारे में सोचा और बंगाल के असली लोगों को इग्नोर किया।
लेकिन सभी कंपनी अधिकारी क्लाइव की तरह वेल्थ नहीं कमा सके। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बीमारियों और वॉर की वजह से जल्दी उनकी डेथ हो गई। ऐसे भी लोग थे जो सीधे साधे बिजनेसेस से आए थे और सिर्फ इतना कमाकर वापस ब्रिटेन जाना चाहते थे कि वहां आराम से जिंदगी जी सके। जो लोग भारत से फॉर्च्यून कमाकर वापस गए, उन्होंने शान और शौकत भरी जिंदगी जीनी शुरू कर दी और अपनी क्राउड दिखाने लगे। इन्हें नवाब्स कहा जाने लगा। ये शब्द नवाब का एंग्लिसाइज्ड वर्जन है। ब्रिटिश समाज में इन्हें एक कॉन्स्पिरेसी रखने वाले और नए नए अमीर बने लोगों की तरह देखा जाने लगा, जिनकी प्लेस और कार्टून्स के मीडियम से मजाक उड़ाई जाती थी। अच्छा जी, क्लाइव अपने बारे में क्या सोचता था? पार्लियामेंट में एक कमेटी के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा कि प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद उसने बहुत मॉडेस्टी दिखाई। ये उसके अपने शब्द थे कि जीत ने मुझे किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। एक महान राजा मेरे डिपेंडेंस पर था, एक धनवान शहर मेरी दया पर था। वहाँ के सबसे बड़े साहूकार मेरे एस्केप के लिए एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन तिजोरियों से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुली थी, जिनमें दोनों तरफ रिचेस और हीरे मोती भरे थे। मिस्टर चेयरमैन, आज मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने इतनी मॉडेस्टी कैसे दिखाई। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के बहाने इंडिया आई, बंगाल में अपनी पावर बढ़ाई और बैटल ऑफ प्लासी के बाद राजाओं की तरह रूल करने लगी। कंपनी के ऑफिशियल्स नवाब्स बन बैठे और रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आप को एक बड़ा कॉन्करर माना। लेकिन ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कंपनी का रूल कैसे और बढ़ा, टीपू सुल्तान और मराठास से उनकी कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुई और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जैसे नए रूल्स कैसे लाए गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पार्ट जल्दी ही आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट मिस आउट। तो आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।